नमस्कार, जय हिंद स्टडी पाथ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम टाइम बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी आपको सबसे बेस्ट प्रिपरेशन करनी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लेके आए हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए स्पेशल रिवीजन सीरीज़, जिसके अंदर पेपर 1 आपका पूरा शॉर्ट में कवर किया जाएगा, जिसमें कम समय के अंदर आपकी सबसे बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। 50 में से 45 क्वेश्चन आपके इजीली यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो देखिए, आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही हम वीडियो डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, उसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी जाके फॉलो करिए। उसके बाद देखिए, आपको हमारा स्टडी भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में देखिए, यहाँ पे आप टाइमिंग नोट कर सकते हैं। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम कवर करेंगे। इंग्लिश मीडियम की वीडियो आएगी सुबह 8 बजे और हिंदी मीडियम की वीडियो आएगी रात को 8 बजे। ठीक है, तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए दोनों मीडियम में वीडियो कवर किया जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण योग्यता यूनिट 1। देखिए, शिक्षण योग्यता यानी कि शिक्षण योग्यता दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण प्लस योग्यता। अब देखिए, शिक्षण योग्यता से तात्पर्य एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक बुनियादी गुणों से है। इसमें योग्यता, कौशल, बुद्धि, व्यवहार और ऐसे कई अन्य गुण शामिल हैं जो एक व्यक्ति से अपेक्षित है जो एक सफल शिक्षक बनना चाहता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि शिक्षण योग्यता होती क्या है। देखिए, किसी व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होने चाहिए, बुनियादी गुण। ठीक है, जैसे कौशल, बुद्धि है, व्यवहार है। देखिए, हर कोई टीचर नहीं बन सकता। जैसे आपकी क्लास थी, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, अब देखिए सारे बच्चे थोड़ी आगे जाके टीचर बनेंगे, है ना। जिसमें देखिए कुछ खास गुण होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो टीचर बनेंगे। अब देखिए, हर कोई पढ़ा नहीं सकता, है ना। चाहे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जितने मर्जी स्टूडेंट हैं, लेकिन हर एक में पढ़ाने का टैलेंट नहीं है ना। तो वो क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आगे बन जाके टीचर बनते हैं। देखिए, जिसमें कौशल है, बुद्धि है, व्यवहार है तथा बहुत सारे ऐसे गुण शामिल हैं जिसके अकॉर्डिंग वो टीचर बनते हैं, यानी कि शिक्षक बनते हैं। आपके अंदर पढ़ाने की कला होनी चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति जो शिक्षक बनना चाहता है उसके अंदर पढ़ाने की कला होनी चाहिए और साथ में उसमें योग्यता होनी चाहिए। तो इसको मिला के ही वो टीचर बन सकता है या अध्यापक बन सकता है। तो यही शिक्षण योग्यता है। ठीक है, योग्यता देखिए हर एक में नहीं होती। ठीक है, हर एक में योग्यता नहीं होती। तो जिसके अंदर योग्यता होगी पढ़ाने की, वही जाके टीचर बनेगा। तो उसे बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण और योग्यता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण के लक्षण क्या है। शिक्षण के लक्षण तो यहाँ पर देखिए, एक पेशेवर गतिविधि है। ठीक है, शिक्षण क्या है, एक पेशेवर गतिविधि है। यानी कि देखिए, ये हर एक के बस की बात नहीं है। जैसे हर एक का अपना अपना काम होता है ना, तो वैसे ही जो टीचिंग है वो भी सबका अपना अपना काम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप कहीं कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ पे देखिए आपको टीचर मिलेंगे, है ना। कोई हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होते हैं ना। जैसे हिस्ट्री के टीचर अलग हैं, मैथ्स के अलग हैं, साइंस के अलग हैं। तो ये क्या है, एक पेशेवर गतिविधि है ना। तो वो चीज़ एक विशेष कार्य, देखिए ये एक विशेष कार्य है, इसे हर कोई नहीं कर पाता। जैसे पढ़ाना सबके बस की बात नहीं है। आप देखिए, जो भी कोई सब्जेक्ट है, आप किसी से भी कहिए कि हमें ये पढ़ा दीजिए, हर कोई नहीं पढ़ा पाएगा, लेकिन उस सब्जेक्ट का जो मास्टर है वो उसे पढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट की बात करें, जैसे आप कोई बुक मार्केट से खरीदते हैं, कोई किताब खरीदते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने के बाद आपको डाउट होता है। डाउट आपके कौन क्लियर करता है, टीचर क्लियर करता है। तो ये क्या है, एक विशेष कार्य है किसी चीज़ को समझाना। उसके बाद देखिए, छात्रों को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। अब देखिए, यहाँ पे छात्रों को प्रोत्साहित करना किसके लिए, सीखने के लिए। अब देखिए, जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमेशा प्रेरणा देते हैं कि ताकि आप अधिक से अधिक पढ़िए, जिससे आपका जो लक्ष्य है वो आपको मिल जाए। आपका लक्ष्य देखिए क्या है, अभी आपका लक्ष्य आपको अध्यापक बनना है, यूजीसी नेट की तैयारी करके आपको टीचर बनना है ना। तो आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो जैसे मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, मैं आपको अभी मैंने बोला था ना कि आपके 50 में से 45 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आप आगे जाके
टीचर बनेंगे। तो इसके लिए क्या आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है, आपको सीखना ही सीखना है। उसके बाद देखिए एक परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया, ठीक है। अब देखिए परस्पर संवाद किसके बीच में है, छात्र और शिक्षक के बीच में। तो देखिए जैसे जो शिक्षक है वो जैसे क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों से वो सवाल करते हैं, बच्चे उनका जवाब देते हैं, तो ये क्या है, संवाद हो गया ना आपस में, वो चीज़। तो ये वो प्रक्रिया है जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे उनसे क्वेश्चन पुट करते हैं, वो चीज़। औपचारिक और साथ ही अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना। अब देखिए यहाँ पे औपचारिक शिक्षा भी देना है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो आपका सिलेबस है। तो देखिए यहाँ पे जब भी आप किसी कॉलेज में, स्कूल में जब भी पढ़ते हैं, टीचर आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाते हैं जो आपके सिलेबस में है, लेकिन उसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा भी देते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। वो आपको अच्छी बातें सिखाएंगे कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे किसी से बात करनी है ना, वो चीज़। उनका काम सिलेबस को पढ़ाना तो है, लेकिन एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना भी है आपके अंदर। तो आपको वो आपका सिलेबस तो पढ़ाएंगे ही, साथ में अच्छी अच्छी बातें भी पढ़ाएंगे, सिखाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो वो है अनौपचारिक शिक्षा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम करेंगे अभी शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है। तो देखिए छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करना। छात्रों का जो सीखने का कौशल है उसमें सुधार, मतलब क्या है इसका, आप ये समझिए। अब देखिए हर एक के सीखने का तरीका अलग है। जैसे आपका तरीका अलग है, आपके दोस्त का अलग है, मेरा अलग है। तो मान लीजिए कि जो आपने चीज़ पढ़ी है वो आपको उसकी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, अधूरी जानकारी है, लेकिन जब आपको टीचर समझाते कि आप इसको ऐसे करिए तो आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा, तो आप वैसे सीखना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या है, सुधार आ गया। मान लीजिए कि आप जो चीज़ पढ़ते हैं, आप पढ़ लेते हैं लेकिन आपको याद नहीं होती, लेकिन वही चीज़ अगर आपको तरीका बता दिया जाए। लेकिन देखिए जैसे अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल इसी वीडियो की बात कर रहा हूँ, अभी आपने इससे पहले देखिए पेपर 1 पूरा लेंथी पढ़ा होगा पूरा, लेकिन अभी हम इसे क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में कवर कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपके सीखने में सुधार है, क्योंकि टाइम कम है। आपको पता है कि हमें क्या पढ़ना है जिससे हमारा एग्ज़ाम कवर हो जाए, तो वो चीज़ है कि आपको कम समय में ये चीज़ पढ़नी है। तो सीखने में सुधार हो गया ना। पहले आपको समझ नहीं आ रहा था हम क्या पढ़ें, क्योंकि टेंशन हो जाती है दिमाग में कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, हमारे पास सिलेबस कवर नहीं होगा। जब आपको ऐसी चीज़ दी जाती है जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाए, एग्ज़ाम भी आपका अच्छा हो जाए, तो उसमें क्या है, आपका सीखने का सुधार उसमें हो जाता है। नेक्स्ट देखिए ज्ञान की समृद्धि और विकास। देखिए ज्ञान की समृद्धि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज्ञान की समृद्धि मतलब जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, कुछ होते हैं ना कि रट्टा लगा लेते हैं, बस हो गया, लेकिन बाद में अगर उनसे क्वेश्चन पूछा जाए वो उसका जवाब नहीं दे पाते। क्योंकि देखिए रट्टा तब तक चलता है जब तक आपका एग्ज़ाम हो, बाद में आप भूल जाएंगे। तो ज्ञान की समृद्धि और विकास करने का मतलब यही हुआ कि आपको ऐसी चीज़ बतानी जिससे क्या है कि आप उसे अच्छे से सीख जाएं। कई बार क्या होता है कि देखिए जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, बुक्स के अंदर लिमिटेड जानकारी होती है, लेकिन टीचर अपने से कुछ ऐसी जानकारी उसमें ऐड कर देते हैं जो आपको किताब में नहीं मिलती, लेकिन टीचर आपको सिखा देते हैं। तो वो आपको क्या है, ज्ञान में विकास हो गया ना आपके, वो चीज़। बौद्धिक एवं मानसिक चरित्र का निर्माण। अब देखिए आपका बौद्धिक विकास भी करना है और आपका मानसिक चरित्र है उसका निर्माण भी करना है। बौद्धिक विकास मतलब जिसकी पहले आपको अधूरी जानकारी थी, उसके आपको बाद में क्या हुआ कि पूरी जानकारी मिल गई। नेक्स्ट देखिए सामाजिक व मानवीय मूल्यों का निर्माण और विकास करना। अब देखिए सामाजिक और मानवीय मूल्यों का निर्माण करना, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सामाजिक मूल्य है जिसमें हम रहते हैं, तो हमें वहाँ पे कैसे रहना है, कैसे उनसे बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ये कौन सिखाएगा, ये हमें टीचर सिखाएगा। वो हमें बताएंगे कि हमारे समाज में ये चीज़ें हैं, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें वैसे करना चाहिए, वो चीज़ें। आध्यात्मिक और नैतिक विकास करना। नैतिक का मतलब क्या हो गया कि अच्छा या बुरा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, वो आपको सब कुछ सिखाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं तो धन्यवाद कहिए, थैंक यू बोलिए, है ना। तो वो चीज़ ये क्या है, नैतिक विकास हो गया।
आध्यात्मिक विकास हो गया कि ताकि आपको जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो ताकि आपके जीवन में आगे जाके काम आ सके। अभी देखिए आप जैसे यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, ये आपको सिलेबस क्यों लगाया गया है कि ताकि अगर आप ये पढ़ते हैं आगे जाके आपके टीचिंग में यही काम में आएगा। जीवन शैली को व्यापक बनाना, देखिए एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अनपढ़ इंसान एक जानवर के समान है, क्यों? क्योंकि वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा, उसकी जीवन शैली सही नहीं होगी। लेकिन अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, टीचर बन सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है, उसकी जीवन शैली क्या है, व्यापक हो जाएगी, आपका लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि आपकी जीवन शैली में सुधार करना, व्यापक बनाना। उसके बाद देखिए समाज को एक सामाजिक और कुशल सदस्य प्रदान करना, यानी कि यहाँ पे जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आप रहते हैं उसके लिए आपको एक ऐसा बनाना, आपके ऐसे चरित्र का निर्माण करना कि आप अपनी सोसाइटी, अपने समाज में फिट बैठ सके। एक कुशल सदस्य क्या है कि आप समाज में उठ बैठ सके और साथ में आप समाज के लिए कोई कार्य कर सके। जैसे मान लीजिए कि आगे जाके आप पुलिस, कोई होते हैं ना, जैसे पुलिस में हो जाते हैं, पुलिस वाले बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। तो अगर आप एक कुशल सदस्य का मतलब क्या है, एक अच्छा नागरिक बनना। आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, एक अच्छे पुलिस वाले हो सकते हैं, एक अच्छे वकील हो सकते हैं, या आप एक अच्छे समाज सेवी या एक अच्छे नागरिक हो सकते हैं। वो चीज़ किसके जरिए आएगी? शिक्षण के जरिए। तो देखिए शिक्षण में शिक्षक की भूमिका है कि रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग। अब देखिए यहाँ पे शिक्षक की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में। हमारा जीवन देखिए जब हम पैदा होते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से लेके हमारा जब हम पूरी पढ़ाई कवर कर लेते हैं तब तक हमारा जीवन में शिक्षक का बहुत ज़्यादा मूल्य है। हमारे जीवन में टीचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आपको देखिए माँ बाप भी चीज़ें सिखाते हैं, उसके बाद टीचर भी चीज़ें सिखाते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर देखिए शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है, यानी कि अगर जो एक अच्छा शिक्षक है उसका शिक्षण अच्छा कैसे हो सकता है। देखिए शिक्षक गुणवत्ता, यानी कि गुड टीचर क्वालिटी। अगर कोई व्यक्ति टीचर है या शिक्षक है तो वो कैसे अच्छा पढ़ा सकता है, अगर उसके अंदर गुण हो। किसके गुण हो? पढ़ाने के लिए। तो देखिए उसके अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए। जैसे उसके अंदर देखिए नॉलेज होने चाहिए अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के टीचर हैं, उनको हिस्ट्री पूरी तरह से आनी चाहिए कि ताकि बच्चे कोई भी सवाल करे वो उनका जवाब दें, या किसी किताब के अंदर कोई अधूरी जानकारी है वो उसे पूरा करें। तो उसके अंदर देखिए गुड क्वालिटी होनी चाहिए उनके अंदर, उनको अपने जो सब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद देखिए कोऑपरेटिव टीचिंग, यानी कि कोऑपरेट करना किनके साथ? छात्रों के साथ। जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, अगर बच्चों को समझ में नहीं आया तो ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि ताकि बच्चे टीचर के पास जाने से डरे नहीं और उनको बताएं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आए। और टीचर का फ़र्ज़ क्या बनता है कि वो उनकी सारी परेशानी दूर करे। अगर उनको समझ में नहीं आता छात्रों को तो वो उनको फिर से पढ़ाएं कि ताकि उनको समझ में आ जाए। माइक्रो टीचिंग, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो देखिए ये टेक्निक है टीचर्स के लिए। जब टीचर को हायर किया जाता है उनको टेक्निक है ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे देखिए 20 मिनट का एक लेसन दिया जाता है जिसमें टॉपिक होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना। एक टॉपिक दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, अराउंड 20 मिनट्स का, 20 मिनट का होता है। तो जिसके अंदर कम समय के अंदर उनकी जांच की जाती है कि उनकी टीचिंग है कैसी है, उनका शिक्षण है कैसा है। उसके बाद देखिए मैक्रो टीचिंग है, यानी कि स्थूल शिक्षण, जिसकी देखिए लेंथ जो है वो तकरीबन आधे घंटे की होती है। यह माइक्रो टीचिंग से 10 मिनट ज़्यादा होती है। इसके अंदर ये देखिए दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों ही चीज़ें शिक्षक के लिए है। तो शिक्षक को जब ट्रेनिंग दी जाती है उसके अंदर माइक्रो और मैक्रो टीचिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बस फ़र्क इतना है कि माइक्रो टीचिंग के अंदर, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के अंदर कम समय के अंदर आपको एक टॉपिक कवर करना है, और मैक्रो के अंदर थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रश्न शिक्षण में तकनीक, यानी कि क्वेश्चन आंसर टेक्निक इन टीचिंग। अब देखिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं
उनको कैसे पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं? तो उसका एक तरीका है क्वेश्चन आंसर। जब मान लीजिए टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के बाद वो क्वेश्चन आंसर जब करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चे जवाब दे देते हैं तो इनका क्या मतलब है कि उनका पढ़ाया बच्चों को समझ में आ गया। लेकिन वही बात अगर बच्चों को समझ में ना आए, क्वेश्चन आंसर पूछ लिया, टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया लेकिन बच्चों से पूछा, उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो ये होती है प्रश्न शिक्षण में तकनीक का मतलब यही हुआ कि प्रश्न करके देखना कि क्या बच्चे उसका सही उत्तर दे रहे हैं। अगर उत्तर सही देते हैं तो शिक्षण सफल है, अगर उत्तर नहीं देते तो शिक्षण सफल है। तो हमारा ये पॉइंट रह गया था समूह शिक्षण, टीम टीचिंग। अब देखिए इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक टीचर, 2 टीचर होंगे या 5 टीचर होंगे या 4 टीचर होंगे, इसके अंदर 2 या 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं मिलके, एक ही सब्जेक्ट या एक ही टॉपिक को पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर यहाँ पे मिलके पढ़ाते हैं किसी खास ग्रुप को, तो इसके अंदर इसे बोलते हैं टीम टीचिंग। तो नेक्स्ट है शिक्षण के चरण यानी कि फेजेस ऑफ टीचिंग। तो देखिए यहाँ पे शिक्षण एक जटिल कार्य है, इस कार्य को आसान व सफल बनाने के लिए एक व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है। शिक्षण को विभिन्न चरणों के संदर्भ में माना जाता है और प्रक्रिया को बनाने वाले चरणों को शिक्षण के चरण कहा जाता है। देखिए व्यवस्थित योजना है, स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो इसके देखिए 3 चरण है। पहली बात क्या है, सक्रिय चरण जिसे कहते हैं प्री एक्टिव फेज, दूसरा है अंतर सक्रिय चरण जिसे कहते हैं इंटरेक्टिव स्टेज, तीसरा है उत्तर सक्रिय चरण यानी कि पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो सिंपल सा जानते हैं क्या है। देखिए जो पहली स्टेज है सक्रिय चरण के प्री एक्टिव स्टेज, इसके अंदर जो टीचर है अध्यापक है वो लेसन प्लान करते हैं, यानी कि क्लास में जाने से पहले जो वो अपने टॉपिक को तैयार करते हैं तो उसे बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज। यहाँ पे टीचर क्लास में गए नहीं हैं, वो क्या करते हैं कि क्लास में जाने से पहले तैयारी करते हैं कि क्या टॉपिक पढ़ाना है। उसके बाद देखिए इंटरेक्टिव फेज क्या हो गया, जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब वो क्लास में एंटर कर चुके हैं जो वो बच्चों क्लास में पढ़ा रहे हैं। तीसरी स्टेज क्या है, पोस्ट एक्टिव स्टेज यानी कि उत्तर सक्रिय चरण, जब क्लास से पढ़ा के वो बाहर निकल गए उसके बाद उनका मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। अब देखिए पहले टीचर ने पहले ही स्टेज में लेसन प्लान किया, दूसरे में पढ़ा दिया, तीसरे में पढ़ा के बाहर आ गए, अब उनका मूल्यांकन है। अब इसमें देखा जाता है कि क्या जो टीचर ने लेसन प्लान किया था क्या उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने सही पढ़ाया है, क्या बच्चों को समझ में आया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बच्चों को समझ में आ जाता है तो स्टेप वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर वहाँ पे समझ में नहीं आया तो फिर क्या होता है, फिर से यही चीज़ यहाँ पे दोहराई जाती है। वहाँ पे वो फिर रीप्लानिंग करेंगे, रीटीच करेंगे, उनका री एवेल्यूशन होगा। तो ये तब तक चलेगा जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि प्री एक्टिव स्टेज में कई बार क्वेश्चन देखें एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताइए प्री एक्टिव स्टेज क्या है। जब टीचर क्या करते हैं कि अपना लेसन प्लान करते हैं, उसके बाद इंटरेक्टिव स्टेज में जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, और पोस्ट एक्टिव में जब वो पढ़ा के चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए शिक्षण में बुनियादी आवश्यकता, बेसिक रिक्वायरमेंट इन टीचिंग। अब देखिए शिक्षण के लिए बुनियादी आवश्यकता कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं। पहली बात तो देखिए शिक्षक होना चाहिए, यानी कि टीचर यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए टीचर को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बुनियादी आवश्यकता में। अगर टीचर ही नहीं होगा क्लास में, पढ़ाया किसको, पढ़ाएगा कौन। मान लीजिए क्लास में बच्चे बैठे हैं, सब कुछ है, लेकिन टीचर ही नहीं है तो वो पढ़ाएंगे किसको। दूसरी बात है छात्र यानी कि स्टूडेंट, अगर क्लास में स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट होंगे तभी उनको पढ़ाया जाएगा ना। क्लास में टीचर है, खाली बेंच है, स्कूल है, लेकिन बच्चे नहीं है पढ़ने के लिए तो वो पढ़ाएंगे किसको। इसलिए शिक्षक का भी होना ज़रूरी है, छात्रों का होना ज़रूरी है। तीसरा है सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, क्लास भी है, स्कूल भी है, टीचर भी है, छात्र भी है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है तो वो पढ़ेंगे क्या। अभी आपके पास है ना सब्जेक्ट, पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास कुछ हो ही ना तो आप पढ़ेंगे क्या। इसलिए सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। अब देखिए स्कूल भी है, क्लास भी है, शिक्षक भी है, छात्र भी है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन पर्यावरण भी अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कि बाहर जैसे मान लीजिए कि एकदम से मान लीजिए स्कूल कॉलेज में लाइट चले जाए, जनरेटर का प्रबंध ना हो तो अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे, या लाइट चली जाए, गर्मी इतनी ज़्यादा है, कैसे पढ़ेंगे।
दूसरी बात कि मान लीजिए कि टीचर पढ़ा रहे हैं लेकिन बाहर से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है जिसके जरिए आप पढ़ ही नहीं पा रहे, तो इसलिए इन्वायरमेंट का होना अच्छा होना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। देखिए ब्लैक बोर्ड और चौक होना ज़रूरी है, वाइट बोर्ड भी आया, अभी क्या है कि प्रोजेक्टर भी आ गए हैं। मान लीजिए कि बहुत अच्छी तकनीक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ है, तो वो कैसे पढ़ाएंगे। मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ानी है साइंस की, तो उसके लिए लैब ज़रूरी है लेकिन लैब ही नहीं है, इसलिए क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में पढ़ाई बहुत एडवांस हो चुकी है, इसलिए कंप्यूटर्स का होना भी ज़रूरी है। सब कुछ यहाँ पे ज़रूरी है जो कि अच्छा होना चाहिए, अच्छे लेवल का होना चाहिए। उसके बाद देखिए शिक्षक और छात्रों का संबंध, रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, देखिए सबसे बेहतर होना चाहिए। जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट के अंदर टीचर के प्रति इतना डर नहीं होना चाहिए कि वो अपनी बात रखने से भी डरे। डर होना चाहिए लेकिन उतना होना चाहिए कि ताकि वो अपना काम सही से करें। अब देखिए ऐसा संबंध होना चाहिए कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, छात्र अपनी बात रखने के लिए डरे ना, क्योंकि देखिए अगर उसको डर लगेगा, उसको मान लीजिए कोई टॉपिक समझ नहीं आएगा, वो शिक्षक से पूछेगा नहीं, तो वही पेपर में एग्ज़ाम में गलती कर देगा। लेकिन वही दूसरी तरफ उसके सारे डाउट अगर क्लियर हो जाएंगे तो वो आसानी से सारी चीज़ों को पार कर लेगा। नेक्स्ट है अनुशासन, डिसिप्लिन। जब क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को ध्यान से लेक्चर को सुनना चाहिए, डिसिप्लिन में सुनना चाहिए। ऐसे नहीं टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे शोर मचा रहे हैं तो उनका पढ़ाया तो वेस्ट हो जाएगा ना। जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाएं, छात्रों का काम क्या है आसानी से और ध्यान से डिसिप्लिन में उसे सुनना, अनुशासन के अंदर सुनना। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शिक्षण का स्तर यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ पे 3 लेवल हैं। स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो देखिए यहाँ पे स्मृति स्तर देखते हैं। देखिए स्मृति स्तर विचारहीन होता है, इसे शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर होता है। सामान्य रूप से शिक्षण का स्तर किसी स्मृति का ही होता है। इस स्तर के शिक्षण में केवल तथ्यों तथा सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण व रटने पर बल दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, इसका मुख्य प्रस्तावक कौन है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की स्मृति स्तर दिया किसने है, ये दिया है हर्बर्ट ने। दूसरी बात क्या है कि स्मृति स्तर होता क्या है, देखिए यहाँ पे बच्चों को रटवाया जाता है चीज़ों को, उनको छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं क्लास में तो उनको इतना हम समझा नहीं सकते कि जितना वो समझ लें, तो उसके लिए क्या है उनको छोटे लेवल से, सबसे निचले स्तर से क्या है उनको समझाया जाता है। तो सिर्फ उसमें क्या है, सिर्फ चीज़ों को रटवाया जाता है। जैसे भारत कब आज़ाद हुआ, 1947 को, 1947 को, बस उनको ये बताया जाता है कि 1947 को आज़ाद हुआ, दैट्स इट। ABCD सिखाई जाती है, 1 2 3 सिखाया जाता है, लेकिन पहाड़े उनको टेबल्स उनको बाद में सिखाए जाते हैं। सेंटेंस बनाना ABCD के बाद सिखाया जाता है, पहले क्या है सिर्फ शॉर्ट में उसे समझाया जाता है, रटवाया जाता है। तो बाद में देखिए नेक्स्ट लेवल आता है समझ अथवा बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का। तो इसमें क्या देखिए बोध स्तर पर विद्यार्थियों को सामान्यीकरण तथा सिद्धांत एवं तथ्यों के संबंध में बोध कराने पर बल दिया जाता है। यदि शिक्षक को अपने इस प्रयास में सफलता मिलती है तो विद्यार्थियों में नियमों को पहचानने, समझने तथा उन्हें प्रयोग करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप शिक्षा अर्थपूर्ण हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये लेवल किसने दिया है, ये दिया है मॉरिसन ने। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग में क्या है, जब बच्चों को चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जैसे देखिए नर्सरी क्लास में हो गया, फर्स्ट क्लास में उनको रटवाया जाता है, लेकिन बाद में जब वो बड़ी क्लास में जाते हैं उनको चीज़ें समझाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1947 को भारत आज़ाद हो गया, ये रटवाया था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में समझाया जाता है कि भारत आज़ाद क्यों हुआ। फिर इसमें समझाया जाता है कि भारत पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था, तो ऐसे ऐसे करके सब कुछ उनको बताया जाता है कि कैसे उनको आज़ाद करवाया। तो बच्चे यहाँ पे समझते हैं, है ना, बच्चे यहाँ पे समझने लग जाते हैं चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ पहले उनको पढ़ा चुके हैं वही चीज़ उनको क्या है थोड़ा सा एलेबोरेट करके, थोड़ा सा उनको बढ़ा के बताई जाती है कि ताकि वो चीज़ों को समझें। तीसरा है चिंतन स्तर
ये दिया है देखिए हंट ने, देखिए आपको ये जरूरी है करना। मेमोरी लेवल दिया है हर्बर्ट ने, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग दिया है मॉरिसन ने, चिंतन लेवल यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल चिंतन स्तर दिया है हंट ने। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं इनसे। तो देखिए चिंतन स्तर बौद्धिक शक्तियों के उपयोग की दृष्टि से शिक्षण अधिगम का यह स्तर सबसे उच्च स्तर माना जाता है। चिंतन स्तर के शिक्षण में स्मृति और बोध दोनों ही स्तरों का शिक्षण शामिल होता है। चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षण की व्यवस्था पहले समिति तथा बोध स्तरों पर आवश्यक हो चुकी हो। देखिए सबसे उच्च लेवल का ये होता है, इसमें दोनों लेवल आ जाते हैं, जैसे मेमोरी लेवल भी और अंडरस्टैंडिंग भी, इनकी बोध का भी और समझ का भी। उसके बाद ही ये लेवल आता है, इसमें है रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतन, यानी कि जो चीज़ आपने रट्टा मार के जो सीखी थी मेमोरी में, अब देखिए उसमें आपने जो समझी थी, अब आप आगे जाके उसे चिंतन करेंगे कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। अब देखिए जैसे आप छोटी क्लास में थे, पहले आपने मेमोरी लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा, फिर आपने अंडरस्टैंडिंग किया, अभी आप रिफ्लेक्टिव लेवल में हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको ये पता चल जाता है कि इसमें से कितना इम्पोर्टेंट है कितना नहीं है। इसमें क्या है कि आप अपनी चीज़ें भी ऐड करते हैं साथ में, है ना। मान लीजिए आपको टॉपिक दे दिया जाए पढ़ने के लिए कि आप इसके ऊपर एक ऐसे टाइप क्वेश्चन करिए, है ना, तो उसमें आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ आप उसमें खोजबीन के लिख देंगे। तो इसमें क्या है, ऐसे टाइप क्वेश्चन यहाँ पे किए जाते हैं। तो ये हो गया चिंतन स्तर। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे है स्वयं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है डेफिनेटली। तो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है स्वयं क्या है। देखिए स्वयं क्या है, इसका लोगो, इसका मोटिव क्या है, शिक्षित भारत उन्नत भारत, ये इसका मोटो है। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है स्वयं की, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। देखिए ये ऑनलाइन एजुकेशन है जिसके जरिए आप इसमें एडमिशन लेके कोई भी कोर्स जो है वो फ्री में कर सकते हैं। मोटो क्या है, शिक्षित भारत उन्नत भारत, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये आता ही आता है एग्जाम में। तो देखिए ये कब हुआ था, ये देखिए लॉन्च हुआ था 1 फरवरी 2017 को, आम बजट में भारत सरकार द्वारा पेश किया गया और इसे लॉन्च किया 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के द्वारा। तो इनको लॉन्च किया प्रणब मुखर्जी ने। अब देखिए ये है क्या, देखिए स्वयं पोर्टल जो है वो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट यानी कि MHRD के द्वारा इसे किया गया। देखिए अब इसका नाम बदल गया, इसका नाम हो गया है अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको याद रखना है MHRD अब नहीं है, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, लेकिन इसे लॉन्च जब किया गया था तब ये MHRD थी। तो इसे देखिए MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE और माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से इसे बनाया गया। यानी कि एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है जिसे MHRD और AICTE ने माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से इसे तैयार किया कि ताकि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा सके। अब देखिए इसमें वर्तमान समय में देखिए स्वयं में MHRD है, NPTEL है, IIT मद्रास है और गूगल, और साथ में बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे जुड़ी हैं, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको ये करनी है। विशेषता यहाँ पे देखिए क्या है, तो देखिए ये एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जिसमें आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको बाद में कोई कोर्स लेना होगा तो कोर्स के लिए आपको कुछ फ़ी देनी पड़ेगी, बाकी कोर्स पूरा आपको फ्री करवाया जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे कुछ फ़ी पे करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो कोर्स आपका बिल्कुल फ्री है। इसमें आप देखिए 9वीं कक्षा से लेके स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक के यहाँ पे सारे कोर्स अवेलेबल है। अगर आप 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस पोर्टल पर जाके फ्री में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोर्स कौन से हैं, कोर्स आपको कौन कौन से मिलेंगे, जैसे देखिए इंजीनियरिंग हो गया, अभियांत्रिकी, विज्ञान है, साइंस, मानविकी, ह्यूमैनिटीज़, भाषा लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं, कॉमर्स का कर सकते हैं, और प्रबंधन मैनेजमेंट का कर सकते हैं, लाइब्रेरी का कर सकते हैं, और शिक्षा इनकी एजुकेशन यहाँ पे कोर्स आप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कोचिंग दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वो कोर्स करवाया जाएगा जो आपका
स्कूल में या आपका कॉलेज के लेवल में होता है। तो 4 तरीके हैं। देखिए यहाँ पे आपको वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। पढ़ने के लिए आपको देखिए बुक्स वगैरह अध्ययन सामग्री मिलेगी। अध्ययन सामग्री आप देखिए डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन चर्चा, यानी कि अगर आपको कोई डाउट है मन में तो आप ऑनलाइन डिस्कशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको पढ़ा दिया तो बात ख़त्म होगी। आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप सारे क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए उपयोग कैसे करें, हाउ टू यूज़, आपको इसे प्रयोग कैसे करना है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए www.swayam.gov.in पर जाएंगे, या आप इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, मोबाइल एप्लीकेशन में आपको पंजीकरण करना है, अपना नाम वगैरह यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद देखिए आप इससे जुड़ जाएंगे। आपके सामने प्रॉपर एक लिस्ट बन के आ जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आप कोई भी कोर्स अपना चूज़ कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे स्वयं प्रभा के बारे में। तो देखिए जैसे हमने स्वयं पढ़ा था वैसे ही स्वयं प्रभा है। यहाँ पे फ़र्क इतना है कि जो स्वयं के चैनल हैं वो आपके केबल टीवी हो गया या आपके जो घर पे डिश लगी है उसके अंदर आपको इसके चैनल मिल जाएंगे। ये भी एक देखिए ऑनलाइन जो एजुकेशन का कोर्स है जिसमें आप फ्री में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पे 34 DTH चैनल है। आप कोई भी बुक्स देखेंगे वहाँ पे 32 चैनल लिखे हैं, क्योंकि वो पुरानी बुक्स है, चाहे वो किसी भी फेमस राइटर की बुक हो। आपको उसके अंदर अगर ये टॉपिक देखेंगे आप देखेंगे 32 चैनल है, 34 है। अगर 32 है तो वो ओल्ड बुक है, 34 है तो न्यू है। तो 34 चैनल है इसके। तो GSET 15 उपग्रह का प्रयोग करके 24x7 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। यानी कि देखिए आपको हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे यहाँ पे आपको लेक्चर मिलेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि 4-4 घंटे के लिए 5 बार दोहराई जाती है। यानी कि 4 घंटे की क्लास है तो आपको वो दिन में 5 बार दिखाई जाती है, कि ताकि आप उसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग करें। देखिए बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, साथ में काम भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ते ही हैं, काम नहीं करते। तो उनको ध्यान में रखते हुए दोनों के लिए यहाँ पे 4-4 घंटे की क्लासेस है। आपने मान लीजिए कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्लास मिलेगी वो 4-4 घंटे की होगी। आप उसे दिन में कभी भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए चैनल जैसे विशाख, जैसे भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, गांधीनगर से ये अपलिंक है। यानी कि किससे लिंक है, विशाख से। आप इसकी फुल फॉर्म साथ में कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जो भी ये डाटा है आपको किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा, आपको किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगा, तो आपको हमारी वीडियो से ये मिलेगा। तो आप इसे अच्छे से करिए, आपका एक भी नंबर कहीं पे भी मिस मत हो जाए। तो उसके बाद देखिए हम बात यहाँ पे करेंगे भागीदारी की, यानी कि इसमें कौन कौन भागीदार है, योगदानकर्ता कौन है। NPTEL है, देखिए ये सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड है। NPTEL हो गया, IIT हो गया, UGC हो गया, CEC हो गया, IGNOU हो गया, NCERT हो गया, NIOS हो गया। ये सारे मिलके क्या है, इसके अंदर जो कोर्सेज है उनको सामग्री प्रदान करते हैं। उसके बाद देखिए NPTEL यहाँ पे सबकी फुल फॉर्म लिखी है। जैसे NPTEL की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। IIT की क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो ये देखिए ये इनकी फुल फॉर्म है, आपको ये करनी है। तो इनफ्लिपनेट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ये क्या है, ये केंद्र वेब पोर्टल का रख रखाव करता है। यानी कि जो वेब पोर्टल बनाया गया है उसे कौन कंट्रोल करता है, इनफ्लिपनेट। तो देखिए यहाँ पे DTH चैनल के अकॉर्डिंग जो कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो जैसे उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन, देखिए इसमें आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के यहाँ पे आपके सारे कोर्स आ जाएंगे। यानी कि स्नातकोत्तर और स्नातक के जितने भी आपकी कोर्सेज यहाँ पे कवर हो जाएंगे। स्कूल लेवल की बात करें 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा आपकी यहाँ पे पूरी कवर हो जाएगी। पाठ्यक्रम आधारित यहाँ पे आपका पाठ्यक्रम होगा। यानी कि जो भी कोर्सेज आपको मिलेंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। अगर आप इंडिया में नहीं रहते, इंडिया से बाहर रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं, यानी कि अगर आप है इंडिया से लेकिन आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो भी आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी स्टूडेंट हैं, अगर जो उनकी 11वीं 12वीं के बाद जो उनकी प्रतियोगी परीक्षा आती है उसकी भी आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम अवेलेबल है, आप कोई भी मीडियम चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए है MOOC, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसकी फुल फॉर्म है ये
अब देखिए मूक का शब्द का विस्तृत रूप तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन ये है क्या? देखिए स्वयं प्रभा के तहत ये भी एक ऑनलाइन कोर्स है। तो देखिए यहाँ पे बड़े पैमाने पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे इसमें आपको अनुभवी जो शिक्षक है वो आपको शिक्षा प्रदान करेंगे। देखिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, इसमें आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सर्टिफिकेट लेना है कोर्स के बाद, आपको इसमें छोटा सा शुल्क देना होगा। ग्रेडिंग के रूप में यहाँ पे परिणाम है, यहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ग्रेड मिलेंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसे करके। तो इसकी विशेषता क्या है? देखिए यहाँ पे अब ये आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, पढ़ने के लिए पुस्तकें मिलेंगी, क्विज होगा, फॉर्म होगा, कि मंच मिलेगा आपको यहाँ पे, और टेस्ट आपके यहाँ पे होंगे, और आपका फाइनल एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा। स्वयं का होगा, स्वयं प्रभा का होगा, मूक का होगा, सबका पैटर्न सेम है। कैसे उपयोग करें? देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपना प्लेटफॉर्म चुनना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। उसके बाद देखिए आपको अपना क्रिएट अकाउंट करना है, फिर आपको अपना कोर्स चुनना है। उसके बाद देखिए आपको नामांकन एनरोलमेंट करनी है, फिर आपको डेट टाइम शेड्यूल यहाँ पे डालना है कि आप कौन कौन से समय में मतलब की तैयारी कर सकते हैं। फिर आपको देखिए कोर्स पूरा करना है, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। फिर देखिए मूक के प्रोवाइडर कौन है? अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में देखिए स्वयं और NPTEL जो है वो मूक के कोर्स करवाते हैं। अगर हम इंडिया के बाहर की लेवल की बात करें, Udacity, EDX हो गया और कोर्सेरा, यहाँ पे इनके कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए अभी इंडिया की जो पोजीशन है वो नंबर 2 पे है, और USA की पोजीशन जो है वो नंबर 1 पे है 19% के अकॉर्डिंग। मैंने इंडिया को सबसे ऊपर नंबर 2 पे इसलिए रखा क्योंकि हमारा भारत महान है, तो एज ए इंडियन तो हमने इंडिया को सबसे ऊपर रखा है। चाहे USA नीचे है, अमेरिका चाहे वो नंबर 1 पे है, लेकिन मैंने उसको नीचे ही यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया और USA दोनों ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया नंबर 2 पे है और नंबर 1 पे है अमेरिका। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा आगे सीखने की विकलांगता पे। सीखने की विकलांगता यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल बच्चे होते हैं, यानी कि कुछ बच्चों से अलग होते हैं। जैसे देखिए हर बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने में कठिनाई होती है, लिखने में कठिनाई होती है, बोलने में कठिनाई होती है, सब जगह उनको कठिनाई होती है। तो इनको हम कहते हैं सीखने की विकलांगता, इनकी लर्निंग डिसेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे विकलांगताएँ हैं, वो क्या है देखिए, जैसे डिसलेक्सिया है, हिंदी में भी डिसलेक्सिया है, इंग्लिश में भी डिसलेक्सिया, ये बीमारी का नाम है। तो डिस का मतलब हो गया डिफ़िकल्टी, लेक्सिया मतलब रीडिंग, यानी कि कठिनाई किस में है? पढ़ने में। पढ़ने में कठिनाई, जब बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, जब उनके सामने किताब होती है या कोई चीज़ होती है वो उसे पढ़ नहीं पाते, तो वो होती है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट देखिए है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया मतलब कि कुछ करने के लिए कठिनाई, टू डू, कुछ करने के लिए कठिनाई। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको कोई भी एक्टिविटी दी जाती है ना, तो वो उसे कर ही नहीं पाते। जैसे मान लीजिए कि क्लास में बाकी बच्चे जो है वो एक जैसे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको कुछ भी बता दो, कुछ भी काम कह दो, वो कोई काम सही ढंग से कर नहीं पाते, जैसा कि हम आम जिंदगी में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चों को क्लास में उन्होंने टीचर ने बोल दिया कि आप ये चीज़ करिए, लेकिन वो बच्चे समझ नहीं पाएंगे हमें करना क्या है। तो कुछ करने के लिए कठिनाई होना, तो उसे बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है डिस्ग्राफिया, यानी कि लिखने में कठिनाई। देखिए जब भी बच्चे लिखने में कठिनाई क्या है कि वो पेंसिल को या पेन को सही से पकड़ नहीं पाते। जब वो पेंसिल, उनको पता ही नहीं लिखना कैसे, जब आपको होता है ना, आपको पता है कि लिखना कैसे, आप पेन उठाते हैं फटाफट, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेंसिल पेन को सही से पकड़ नहीं पाते, वो लिख नहीं पाते। अगर लिखते हैं तो गलत लिख देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, बहुत गलत लिख देते हैं, उनको पता नहीं चलता, लिखने में कठिनाई आती है। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया, यानी कि गणना करना। तो गिनती में यहाँ पे क्या है, गड़बड़ हो जाना, यानी कि गिनती में कठिनाई। अब देखिए उनको ये नहीं पता कि 2 और 2 4, उनको 2 और 2 लगता है 22 है ना, जबकि 2 और 2 कितने हैं, 4 है। तो उनको काउंटिंग करने में कठिनाई आना। नेक्स्ट है सुनने से जुड़े विकार, यानी कि APD, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। देखिए जब सुनने से विकार है, यानी कि जब उनको कोई चीज़ कही जाती है वो समझ नहीं पाते, उनका जो कान का और दिमाग का कनेक्शन है वो सही से आपस में जुड़ नहीं पाता। अगर आप उनको कोई चीज़ कहेंगे उसे समझने में
देर लगाएंगे कि यहाँ मुझे कहा गया है, तो सुनने में कठिनाई। नेक्स्ट देखिए वाचाघात, स्वरलोप यानी कि एफेसिया, ये क्या है, बोलने में कठिनाई। जब बच्चे बोलने में कठिनाई होती है, वो क्लियरली बोल नहीं पाते, बोलने से डरते हैं, है ना, तो वो बोलते हैं डिफिकल्टी इन स्पीच, वो किसी के सामने भी बोल नहीं पाते, अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, वो होता है वाचाघात या एफेसिया। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ तक कर लिया है और आगे हम यहाँ पे करेंगे शिक्षण की या शिक्षार्थी की विशेषताएं। शिक्षार्थी की विशेषताएं मतलब लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए यहाँ पे जो पढ़ने के लिए जो लर्नर है, लर्नर और स्टूडेंट में फ़र्क क्या है कि जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल लेवल के हैं, कॉलेज लेवल के हैं, लेकिन अभी जो आप हैं वो है लर्नर, जो हर एक चीज़ को सीखते हैं वो है लर्नर। तो व्यक्तिगत विशेषता क्या है, देखिए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में, शिक्षार्थी की विशेषता में देखिए व्यक्तिगत विशेषताएं हैं। जैसे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए अक्सर जनसांख्यिकी जानकारी से संबंधित होती है, जैसे कि उम्र, लिंग, परिपक्वता, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सीखने के लिए एक विशेष समूह और विशिष्टताओं या हानि के लिए सीखने वाले समूह की विशिष्ट आवश्यकता। अब देखिए व्यक्तिगत विशेषता क्या है, मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे पढ़ाई जो है वो बहुत कम करवाई जाती है। जैसे बिहार की एग्जांपल लेके चलें, वहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। केरला की बात करें, वहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा है। जब आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो आप इंग्लिश बोलेंगे या उनकी लैंग्वेज बोलेंगे तब वो समझ में उनको आ जाएगी, लेकिन अगर आप किसी अनपढ़ व्यक्ति के सामने या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अंग्रेजी में बात करें जिनको अंग्रेजी आती नहीं है तो उनको समझ नहीं आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करेंगे तो उनको हिंदी नहीं आएगी, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि बिहार में जो रहते हैं सबको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, लेकिन ज़्यादातर जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत निचला है, इसलिए इसका फ़र्क पड़ता है। तो व्यक्तिगत विशेषता में उम्र का भी फ़र्क है, लिंग का भी फ़र्क है, भाषा का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। भाषा का फ़र्क आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है शैक्षणिक चित्र निर्माण यानी कि एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए यहाँ पे चित्र निर्माण कैसे है, अधिक शिक्षा या शिक्षण से संबंधित, जैसे कि सीखने के लक्ष्य हो गया, पूर्व ज्ञान हो गया, शैक्षिक प्रकार हो गया, शैक्षिक स्तर हो गया। यानी कि जब भी आप देखिए पढ़ते हैं, अगर आपको उस टॉपिक से संबंधित, उस विषय से संबंधित आपको कुछ भी पता है पहले से, तो आप उसे अच्छे से सीख लेंगे, है ना। तो शैक्षिक चित्र निर्माण हो गया कि ताकि जो आपने सीखा है, जो आपका लक्ष्य है, तो आप उसे कैसे सीखते हैं। पूर्व ज्ञान का मतलब यही हो गया, अगर आपको उस टॉपिक के बारे में, जैसे आपको मान लीजिए शिक्षण योग्यता के बारे में कुछ आपको पता हो, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ आपको पता हो, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो आपको वो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आपका शैक्षिक स्तर क्या है, किस लेवल का स्तर है, आपको ज़्यादा आता है, कम आता है, कम आएगा तो आप फिर से सीख लेंगे, ज़्यादा आएगा तो आप इसे आसानी से कवर कर लेंगे। सामाजिक भावनाएं, विशेषताएं, तो सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे, सामाजिक भावनात्मक विशेषताएं, समूह से संबंधित या समूह के संबंध में व्यक्ति के लिए उदाहरण है यहाँ पे देखिए, समूह संरचना, एक समूह के भीतर व्यक्ति का स्थान, सामाजिकता, स्वयं छवि आदि। अब देखिए आप जिस समाज में रहते हैं आपकी छवि वहाँ पे क्या है। हमारे समाज में देखिए जो होते हैं ना, डॉक्टर है, इंजीनियर होता है ना कि यार ये डॉक्टर है, हमें ऐसा बनना है, ये टीचर हमें ऐसा बनना है, तो आपकी छवि कैसी है, पढ़ने लिखने वाली है तो आपकी सभी रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, आवारागर्दी करते हैं तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये आपका सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स यही आपको कहता है कि अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो आपकी जो छवि है वो अच्छी होगी और आपको जो स्थान है आपके समाज में वो अच्छा होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। होता है ना कि आपका दोस्त है, रिश्तेदार, अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो सारे उसकी तारीफ़ करते हैं ना, तो सबकी उसकी इज्जत करते हैं, वो चीज़। तो ये लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आता है। संज्ञानात्मक विशेषता इनकी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉग्निटिव का मतलब होता है दिमाग, ठीक है, दिमाग से संबंधित। सो देखिए ध्यान की अवधि, लय, मानसिक प्रक्रियाओं और बौद्धिक कौशल जैसी चीज़ों से संबंधित है, जो यह निर्धारित करते हैं कि सीखने वाला कैसे सोचता है, याद रखता है, समस्या को हल करता है और उसके मस्तिष्क में जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये चीज़ें इसके देखिए इसके अंदर आती हैं। यानी कि देखिए बहुत ज़्यादा बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो फटाफट चीज़ को कवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं
जो चीज़ को सही से कवर नहीं करते। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यूजी नेट का एग्ज़ाम पहली बार में निकाल देते हैं, कुछ तो देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करते, पहले ही यूजी नेट क्रैक कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 5-5 बार 4-4 बार यूजी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, तब उनसे जाके कवर होता है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी से सीखते हैं। ये आपके दिमाग से संबंधित है। हम कहते हैं ना यार इसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, क्योंकि वो चीज़ों को जल्दी से कवर करता है। कुछ बच्चों को चीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आ जाती है, लेकिन वो समय पे नहीं कर पाते, थोड़ा सा समय लेके कर लेते हैं। तो समस्याओं को कैसे हल करना है, कैसी चीज़ों को याद रखना है, तो वो चीज़ें आती हैं आपकी संज्ञानात्मक विशेषताएं में, यानी कि कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ये थी शिक्षार्थी की विशेषताएं। तो देखिए जितना हमने आज कर लिया है, तो बाकी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट लेवल में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में से कवर करेंगे। तो हम धीरे धीरे करके पूरा पेपर 1 कवर कर लेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है स्टडी भारती यूट्यूब चैनल, साथ में बेल आइकन प्रेस करना है और साथ में फॉलो करना है हमारा आपको व्हाट्सएप चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी आपको कुछ पूछना है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।